तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और डायरेक्ट बोलें तो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स आप वर्ड देखें तो इसमें दो वर्ड का मिक्सचर है ये, जिसमें RED यूज हुआ है किसके लिए? रिडक्शन के लिए, जिसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, और OX यूज हुआ है किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, या इसका एक नाम और दिया जाता है उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन। अब सबसे पहले तो अगर हम इसकी एंशिएंट जो कॉन्सेप्ट है उनमें चले, ऑक्सीकरण अपचयन के, ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन। अब क्या कहते हैं, पुरानी अवधारणाएं क्या कहती हैं? ऑक्सीकरण क्या है? नाम ही उतारा देखो, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है इसमें। तो ऑक्सीकरण नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, या क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, चार पुरानी अवधारणाएं इसमें आती हैं। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। और जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए उसका ऑक्सीकरण माना जाता है। जैसे 2HCl है तो H2+Cl2, तो ये मानते हैं कि HCl का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। HCl का ऑक्सीकरण हुआ है Cl2 में, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हुआ है, यानी इससे हाइड्रोजन निकल गया है। तो खैर ये सिंपल सी बातें हैं, इसका क्वेश्चन नहीं उठता है। क्वेश्चन जो उठेगा वो मैं आपको बता दूंगा क्या उठेगा, लेकिन सत्य असत्य में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये बताएं ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? O पर क्या चार्ज होता है? ऊपर माइनस और प्लस, O पर नेगेटिव। तो हम ऑक्सीजन की जगह कह सकते हैं कोई भी नेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व। ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, यानी नेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा। अब कोई सा भी नेगेटिव एलिमेंट आप सोच लो, जैसे Cl है, Br है, I है ना, इसमें से कोई जुड़ जाए, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, नेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन ही माना जाता है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी नेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है? हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि यहां पॉजिटिव एलिमेंट निकलेगा, धन विद्युतीय तत्व निकलेगा, धन विद्युतीय तत्व निकलेगा। अब कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट जैसे Na है, K है, Mg है, अगर ये निकल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ही है। आगे बात समझ? तो ऑक्सीडेशन नाम ही बता रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा, नेगेटिव तत्व जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव तत्व निकलेगा। आगे बात समझ? और अपचयन में क्या होगा? बिल्कुल उसके उल्टा, अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव तत्व निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और पॉजिटिव तत्व जुड़ेगा, धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एलिमेंट जुड़ेगा। ठीक है, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है वो एलिमेंट निकलेगा। हो जाएगी सारी बातें क्लियर? ये बहुत सिंपल है। ऑक्सीकरण नाम ही बता रहे, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ेगा, इतनी बात पता लगती है सारी कहानी क्लियर हो जाती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ेगा, नेगेटिव तत्व जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, पॉजिटिव तत्व निकलेगा, हो गया पूरा। उसके बिल्कुल उल्टा लिखोगे तो अपचयन हो गया।
क्लियर। उसके बाद चलें तो अगली अवधारणा आती है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अभी देखो आप कंपैरिजन करें तो अगर ऑक्सीकरण में आप देखें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो अपचयन में निकल रही है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसमें जुड़ रहा है, यानी एक चीज एक में जुड़ती है तो दूसरे में निकलती है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहती है भाई या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। यही बात हो सकती है और कोई बात नहीं हो सकती। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, या तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन होता है और कौन सा रिडक्शन होता है, ये बताओ। ऑक्सीडेशन कौन सा होता है और रिडक्शन कौन सा होता है इसमें से? भाई इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या होगी, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या निकलेगा। पता है ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है? इसमें से एक ऑक्सीकरण है और एक अपचयन है। इसको मैं याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं हमेशा। ये डाउटफुल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका एक हमेशा सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। एक में जुड़ रहा है, एक में निकल रहा है, ठीक है। अब चाहे जुड़ना लिख लो चाहे निकलना लिख लो, चाहे जुड़ेगा लिख लो चाहे निकलेगा लिख लो, लिखने में छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है ये बताओ। जुड़ना छोटा है लिखने में या निकलना छोटा है लिखने में? जुड़ना छोटा है लिखने में, ये लिखने में छोटा है, कभी मिक्स नहीं हो सकता, ये लिखने में छोटा है, ठीक है। और ये लिखने में बड़ा है, ये लिखने में बड़ा है, ये लिखने में छोटा है, ये लिखने में बड़ा है। अब जुड़ना फिर देख लो, जुड़ना 3 ही अक्षरों में 1 2 3, निकलना 4 अक्षरों में 1 2 3 4, तो निकलना लिखने में बड़ा है। अब ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ के देखो कौन लिखने में बड़ा है, बताओ। लिखने में बड़ा कौन सा है? ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। रह जाएगा याद? बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हो ना। जुड़ना 3 अक्षरों में, निकलना 4 अक्षरों में, तो जुड़ना इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, क्योंकि जुड़ना छोटा है अपचयन छोटा है। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां कंफ्यूजन क्या होता है, यहां कंफ्यूजन ये होता है कि ऊपर हमने कहा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण है, कहा था ना। ऊपर हमने क्या कहा, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण है, और नीचे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन है। क्या इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युत तत्व नहीं है? या है? इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय तत्व है या नहीं है, ये बताओ। है क्या इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय तत्व? नेगेटिव एलिमेंट है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक तत्व नहीं है, ठीक है ना। ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई तत्व थोड़ी है। तत्व तो वो होते हैं जो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तत्व है। इलेक्ट्रॉन कोई तत्व नहीं है। समझ आ गई बात? तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वो तत्व की बात कर रहा है, प्रॉपर तत्व की, जो आवर्त सारणी में नेगेटिव तत्व होते हैं, उनका जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन एक कण है, पार्टिकल है एटम का। समझ आ गई बात? तो यहां ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां तो कह रहे हैं नेगेटिव जुड़ेगा तो अपचयन है, ऊपर कह रहे थे नेगेटिव जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण है। यहां जो नेगेटिव जुड़ रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ? ऊपर जो नेगेटिव जुड़ रहा था वो तत्व था। लग गया पता? फर्क समझ आ गया दोनों बातों में?
तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी प्रकार का, क्योंकि पढ़ते टाइम क्या होता है कि अपना दिमाग चला जाता है एकदम कि यार ऊपर तो कहा है कि नेगेटिव जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण है, और नीचे इलेक्ट्रॉन जोड़ के अपचयन बता रहे। तो वो अपने को क्लियर होनी चाहिए बात कि इलेक्ट्रॉन कोई तत्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक अलग कण है। वापिस देख लें एक बार, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या कहती है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और या फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, ठीक है। अब इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन जो है इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण जो है वी इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है। वी इलेक्ट्रॉनीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। आगे बात समझ? इलेक्ट्रॉनीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, वी इलेक्ट्रॉनीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब बात करें हम ऑक्सीकरण अंक अवधारणा की। अगला कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीकरण अंक अवधारणा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकलता है आपका। ऑक्सीकरण अंक अवधारणा। अब पहले अपचयन क्या कहता है, देखो अपचयन इसी से बात जुड़ी हुई। अपचयन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या नहीं? अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, आपने ये इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना है। तो जब आप इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएंगे तो बताओ बॉक्स पे कौन सा चार्ज आएगा? एक सिंपल सी बात है, आपने बॉक्स में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो बॉक्स पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? नेगेटिव। एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में जोड़ेंगे तो बॉक्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी यहां क्या होगा, ऋणावेश बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाएगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब जैसे ये बॉक्स था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इस पे माइनस का 1 आ गया, आपने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तो इस पे माइनस का 2 हो गया, अब माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया। हुआ या नहीं बताओ? समझ आ रही है बात? तो ऋणावेश बढ़ रहा है। ऋणावेश बढ़ेगा या कह दे कि धनावेश घटेगा। धनावेश घटेगा कैसे? मान लो इस बॉक्स पर पहले से प्लस का 4 होता, सपोज इस बॉक्स पर पहले से कितना है, प्लस का 4 है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो कितना बचेगा बताओ? +4 और -1 कितना बच जाएगा? +4 +3 है ना, +4 -1 +3। तो देखो धनावेश घट गया, जहां +4 था वहां +3 रह गया। आपने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा, अब कितना रह जाएगा? +2 है ना, धनावेश घटेगा। एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है, तो जब ये जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज ही बढ़ेगा। लग गया पता? क्लियर? अब ऑक्सीकरण में क्या होगा बताओ? सेकंड कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण में क्या होगा बताओ? अब मान लो इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है खूब सारे। कितने इलेक्ट्रॉन लगाए बताओ मैंने? 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए ना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। आप इलेक्ट्रॉन निकालो, अभी बॉक्स पर माइनस का 4 है ना, माइनस का 4, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इस पर माइनस का 4 है। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालो इसमें से, सपोज मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब कितना रह गया बताओ? माइनस का 3। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो कितना रह गया? माइनस का 2। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋणावेश घटेगा। सही है? सिंपल सी बात है। एक आप अपने आप भी सोचे ना तो ये कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमारी जरूरत पड़े कि हम ये बताएं तो ये आपको समझ आएगा। एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव घटेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव घटेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। सही है?
अब यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, कैसे? यहां कह सकता है आपको निम्न में से ऑक्सीकरण है। ऑप्शन ए Na प्लस बदला Na में, बी Fe+3 बदला Fe+2 में, सी Cl2 बदला 2Cl- में, और डी Mg बदला Mg+2 में। अब इस तरह से प्रश्न आता है तो आप सिंपली देखें, यहां Na पे क्या चार्ज है? यहां प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 दिख रहा है। और यहां है क्या Na पे कोई चार्ज? यहां कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यहां प्लस का 1 था, यहां 0 हो गया। तो +1 से 0 हुआ तो क्या हुआ? धनावेश में कमी। धनावेश में कमी क्या कहलाती है बताओ? धनावेश में कमी, धनावेश घटेगा तो अपचयन है, ये अपचयन है। ठीक है। अब यहां देखो +3 +2, तो ये +3 था, ये +2 हो गया, धनावेश में कमी, ये भी क्या है? अपचयन है, ये भी गलत हो गया। यहां Cl पे कोई आवेश है? नहीं है, तो 0 आवेश है। यहां माइनस का 1, तो 0 से -1 मतलब ऋणावेश क्या हुआ? बड़ा है, ऋणावेश बड़ा है, और ऋणावेश बढ़ेगा तो क्या होगा? अपचयन। ये भी अपचयन का एग्जाम्पल है। अब यहां देखो Mg पे कुछ नहीं है यानी 0 है, यहां +2 हो गया, तो 0 से +2 तो क्या हुआ? धनावेश बढ़ा, और धनावेश बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? छाड़ दोगे इस तरह से? सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हम कहे कि हार्ड है बहुत ज्यादा, है ना, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। तो वो चार्ज देखते हुए हमने काम करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी निकलता है, लेकिन उससे पहले आपको ऑक्सीकरण अंक की गणना आनी चाहिए कि ऑक्सीकरण अंक की गणना कैसे करते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अंक की गणना, ऑक्सीकरण अंक की गणना अपने को आनी चाहिए। ऑक्सीकरण अंक की गणना, तो जैसे अपने को ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकलता है, खासकर इसके अपवाद से। अपवाद में आपको सारे नोट करवा दूंगा, ठीक है? आप वो एक्सेप्शन एक जगह नोट कर लीजिएगा, उसी से ही मोस्टली क्वेश्चन निकलेगा। इसका क्वेश्चन एक कल परसों स्टूडेंट ने भेजा भी था मेरे पास, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन था। एक डाउट भेजा गया था मेरे पास, मैं वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या पूछा गया था। तो यहाँ जैसे KMnO4 में अपने सिंपल अभी बिना अपवाद वाले कर रहे हैं। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देगा +6 +7 +8 +5, तो अपने को KMnO4 दिया है, KMnO4। और एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण अंक, इसका ऑक्सीकरण अंक, इसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण यानी आवेश, इसका आवेश, इसका आवेश, इसका आवेश जोड़ लूं, सभी तत्वों का आवेश जोड़ लूं, सभी तत्वों के आवेश का योग करूं, तो कुल आवेश बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? एक सिंपल सी बात है, सही है? मेरे को जितने भी तत्व दिए हुए हैं, मैं अगर उन सारों का आवेश जोड़ लूं तो कुल आवेश बनेगा। अब आपको यह पता होना चाहिए, आपने Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, आपने Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो K और O का आपको पता होना चाहिए। K पे कितना होता है बताओ आवेश? K पर कितना आवेश होता है? +1। K का +1। जिसका भी आपने सोल्व करना है उसका x मान लें, ठीक है? तो +x, जिसका आपने सोल्व करना है उसका x मान लें +x। O पर कितना होता है? O पर -2। अब एक O पर -2 होता है, O है कितने?
4 है ना, एक ओ पर माइनस का 2 होता है, तो आपके पास तो 4 ओ है, 4 ओ पर कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 8 हो जाएगा, 8 हो गया माइनस का, सिंपल सी बात है। 4 ऊपर माइनस का 8, जब एक ऊपर माइनस का 2 तो 4 ऊपर माइनस का 8 हो गया। अब इस पूरे पर देखो कोई आवेश दिए क्या प्लस या माइनस में, क्योंकि सभी तत्वों के आवेश का योग बराबर होता है कुल आवेश। कुल आवेश इस पूरे पर कोई प्लस या माइनस दिया है? नहीं दिया, नहीं दिया तो जीरो है ना, नहीं दिया तो जीरो। तो क्या बनेगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 8, तो x माइनस 7 सही है, प्लस 1 माइनस 8 यानी माइनस का 7 बराबर जीरो, तो x बराबर प्लस 7, तो यहां प्लस 7 आएगा। सही है, लग गया पता? अब इसको यूं भी सोच सकते हो, सीधा ही देखो, KMnO4 एक सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपको देगा, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आना है ना। पूरे पर आवेश कितना है बताओ, सीधा बताओ, पूरे पर आवेश कितना है? जीरो है ना, जीरो। तो यानी आपने सारों के आवेश का योग जीरो लाना है। अब आपको K का पता है प्लस 1 है, O का माइनस 2 पता है, 4 है तो माइनस 8 हो गया। आपको सोचने की जरूरत नहीं एक्स उक्स करके, आप पहला ऑप्शन सोच के देखो, यहां अगर मैं पहले ऑप्शन का प्लस 6 रखूं तो क्या जीरो आएगा? क्या बताओ, आ जाएगा क्या जीरो? अगर पहले ऑप्शन का प्लस 6 रखूं यहां तो क्या जीरो आ जाएगा क्या? ये प्लस का 7 माइनस का 8 जीरो होता है क्या? प्लस 7 माइनस 8 नहीं होता, यानी पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरे ऑप्शन का प्लस 7 रख के देखो, अब आ जाएगा क्या जीरो? ये प्लस का 8 माइनस का 8 जीरो आ जाएगा बिल्कुल, तो यानी प्लस 7 करेक्ट है, सीधा पता लग जाता है। आई समझ? बाकी एक्स मान के कर सकते हो आप, अगर डाउट रहता है तो आप एक्स मान के करें। आगे देखें, जैसे अगला क्वेश्चन, ClO2 प्लस में Cl का ऑक्सीकरण अंक है। ऑप्शन दे देगा +3, +4, +5 और -1। तो क्या करोगे, Cl का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? सोल्व करके देखना है, जिसका ज्ञात किया उसका x मान लोगे, ठीक है, x मान के करोगे। माना Cl का ऑक्सीकरण अंक x, O पे कितना होता है? O पे माइनस का 2, कितने O हैं? 2 O हैं, एक O पे माइनस का 2, तो 2 O पे कितना हो गया माइनस का? एक O पे माइनस का 2, तो 2 O पे माइनस का 4 बराबर कुल आवेश। कुल आवेश कितना दिया बताओ, इस पे कोई प्लस या माइनस दिया है क्या? +1, कुल आवेश +1 हो गया है ना। अब माइनस के 4 को इधर करो तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर +1 +4 कितना हो गया? +5। देन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, Cr2O7-2 में Cr का ऑक्सीकरण अंक है A +4, B +5, C +6, D +7। अब आपको जो दिया है Cr2O7-2, तो Cr का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो माना Cr का x मान लोगे, कितने Cr हैं? Cr का x मानोगे, कितने Cr हैं? एक Cr का x, कितने Cr दिए? 2, तो एक Cr का x तो 2 Cr का कितना हो जाएगा? 2x। वो x मानोगे, 2 है तो 2x हो जाएगा ना। अब O पे होता है माइनस का 2, कितने O हैं? 7, एक O पे माइनस का 2, तो 7 O पर -14 बराबर कुल आवेश कितना है? -2। अब -14 का पक्षांतरण करके इधर लाओगे, क्या बनेगा? -2 + 14 कितना आएगा? +12। 2x बराबर +12, तो x बराबर +12/2 +6, तो +6 करेक्ट आंसर है। क्लियर?
अब क्वेश्चन जो मेरे को भेजा गया था वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था HClO4 इक्वल टू Cl माइनस। यहां Cl के ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन हुआ है। इस तरह का एक क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था अभी 2 या 3 दिन पहले। HClO4 कन्वर्ट हुआ है Cl माइनस में, Cl के ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन हुआ है, +6 का, +5 का, +7 का, +8 का, ये ऑप्शन थे। तो यहां पहले Cl का ऑक्सीकरण अंक निकाल लो, कितना आएगा बताओ। HClO4 में Cl का ऑक्सीकरण अंक +7 है ना, +7, सोल्व कर लोगे x मान के, तो यहाँ Cl +7 है, और Cl माइनस में कितना है, Cl का ऑक्सीकरण अंक कितना है, Cl माइनस में माइनस का 1, ये तो दिख ही रहा है, नहीं तो x मान के कर सकते हो, माना Cl का x और कुछ है ही नहीं, बराबर कुल आवेश -1, सही है, तो x मान के कर लो, लग गया पता। अब बताओ +7 से -1 हुआ, कितने का परिवर्तन आया, 8 का। -1 में 8 जोड़ोगे तब 7 बनेगा या नहीं, 8 का परिवर्तन आया है, ठीक है ना, +8 का परिवर्तन वहां आया है। -1 से आप ये उल्टा हो गया क्वेश्चन मेरा, Cl माइनस से HClO4 था, Cl माइनस से HClO4 दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर, है ना, Cl माइनस से HClO4, तो -1 से +7 हुआ तो +8 का परिवर्तन आया वहां, ठीक है, आगे समझ। तो वो थोड़ा देख लेना ना कि क्या सिस्टम चल रहा है, नहीं तो पुट करके देख लिया करो, जैसे -1 से +7 हुआ, यहाँ +6 रख के देखो नहीं बना, +5 रख के देखो नहीं बना, +7 रख के देखो नहीं बना, 8 रख के देखो बन गया, -1 +8 +7 बन गया, करेक्ट हो गया, क्लियर। अब एक आती है असमानुपातन अभिक्रिया, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है, ये सिंपली भी आपसे पूछ सकता है, असमानुपातन अभिक्रिया डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, अब आपसे यूं भी दे सकता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है, तो जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा, जैसे H2O2 इक्वल टू H2O प्लस O2, बैलेंस कर देगा ऐसे। अब अपने कैसे सोचेंगे, H पे बताओ क्या आवेश होता है, H पे +1, और यहां भी +1 ही है, H पे यहां भी +1 ही है, ठीक है। अब आप ये देखें H2O2 में O पे क्या आवेश है, ये पर ऑक्साइड है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वापिस चेक करें, पर ऑक्साइड O पर -1 है, +1 नहीं -1 है ना, पर ऑक्साइड में ये क्वेश्चन आता है, पर ऑक्साइड में O पर -1 आवेश होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप लिख रहे थे ना, हमने कल परसों MOT करी थी 1-2 दिन पहले, उसमें मैंने लिखा था O2 -2, जहां आपको स्थायित्व बताया था वहां मैंने O2 -2 लिखा था, ये पर ऑक्साइड होता है O2 -2, ये होता है पर ऑक्साइड O2 -2। तो इसमें 2 O पर -2 होता है, 2 O पर -2 होता है, तो 1 O पर -1 हो जाएगा, समझ आ गई बात, नहीं तो x मान के करें आप, H पे तो पता है आपको +1 होता है, कितने H है 2, तो +2 हो गया, O का x मान ले, 2 O है तो 2x हो गया,
बराबर पूरे पे आवेश 0। अब +2 इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -2/2 बराबर -1। समझ गए? तो यहां O पर -1 है और H पर +1 है, तो यहां भी H पर +1 ही है, तो H के आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। H तो यहां भी +1 था, यहां भी +1 रहा, तो यहां तो H के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब H का ना ऑक्सीकरण हुआ ना अपचयन हुआ। ठीक है, अब O पर देखिए, H2O में O पर क्या आवेश होगा बताओ? H2O में O पर आवेश -2। O2 में O पर आवेश क्या आएगा? O2 में O पर O2 में O पर क्या आवेश है? 0। अब आप देखो, यहां O -1 था और इसमें O -2 हो गया, तो -1 से -2 ऋणावेश में ऋणावेश बढ़ोतरी हुई, और ऋणावेश में बढ़ोतरी हुई तो अपचयन होता है। अभी पढ़ के आए हम पीछे, ऋणावेश बढ़ेगा तो अपचयन। तो H2O2 का H2O में बदलना, H2O2 का H2O में बदलना अपचयन का उदाहरण है। अब यहां O पर -1 है, O पर -1 है, और अगर दूसरी साइड यहां देखें तो यहां O पर 0 है, तो -1 से 0 हो गया, -1 से 0 यानी ऋणावेश में कमी आई। ऋणावेश में कमी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो H2O2 का O2 में बदलना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया में अपचयन भी H2O2 का ही हुआ है और ऑक्सीकरण भी H2O2 का ही हुआ है, यानी हम कह सकते हैं अपचयन भी O का ही हुआ है और ऑक्सीकरण भी O का ही हुआ है। तो जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया को हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ? क्लियर है डेफिनेशन? अब इसका एक उदाहरण और भी देता है, देखो H3PO3, H3PO3 बदल गया PH3 + H3PO4 में, H3PO3 बदल गया PH3 + H3PO4 में, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ा है अपने, ऐसे ही सोच लेते हैं। तो यहां P पर आवेश निकालो, क्विकली निकालना। P पर क्या आवेश है? H पर +1 है, O पर -2 है। ठीक है, यहां भी H पर +1 है, यहां भी H पर +1 है, O पर -2 है, तो H का तो और O का ना ऑक्सीकरण ना अपचयन, कुछ नहीं हुआ। अब P पर आवेश निकालो, P पर, यहां P पर क्या आवेश आएगा? तुरंत पता लगना चाहिए, अब देखते ही। ये सीधा सोचो, ये +3, ये -6, सही है। O पर -2 होता है, 3 है तो -6 हो गया। अब इसको कितना लिखूं कि पूरे पे 0 आ जाए, क्योंकि पूरे पे तो 0 ही है ना, 3 है ना। सीधा सोचा करो, देखो H3PO3 पूरे पर 0 है, पूरे पर 0 है, ये +3 है, ये -6 है। अब इसको कितना लिखूं कि सारा 0 हो जाए? +3, तो +6 -6 0 हो जाएगा। सही है, समझ आ रही है बात मेरी? एक्स उक्स मानने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए अपने को। हम कोई 6वीं 7वीं में थोड़ी पढ़ रहे हैं जो हम एक्स उक्स मान के करते फिरे। ये +3 है। अब PH3 में बताओ, P पर, अब PH3 है, सीधा सोचो, H पे +1 तो ये +3 और सारे पे 0, तो बताओ P पे कितना लिखूं? तुरंत पता लगना चाहिए, कितना लिखूं P पे? -3, तो यहाँ P का -3 है ना। अब H3PO4 है, सारे पे तो 0 है, सारे पे 0 है, ये +3, ये मेरे को लिखना है, और ये O पे -2 होता है, 4 है तो -8। अब ये बताओ कितना लिखूं कि सारे पे 0 आ जाए? ये कितना लिखूं कि सारा 0 हो जाए? +5 मिनट में पता लगता है, कोई समय नहीं लगता उसमें ना। एक्स मान के कोई, मैं फिर यही कहूंगा, कोई हम 5वीं 6वीं में थोड़ी पढ़ रहे हैं जो एक्स मान के करते फिर। तो ये +3 से -3 हुआ, +3 से -3 मतलब ऋणावेश बढ़ा, ऋणावेश का बढ़ना अपचयन कहलाता है। और ये +3 से +5 हुआ, मतलब धनावेश बढ़ा, धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अपचयन भी फास्फोरस का हुआ, ऑक्सीकरण भी फास्फोरस का हुआ। तो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। यानी असमानुपातन अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की
रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें अपचयन व ऑक्सीकरण एक ही तत्व का होता है। आगे समझ। हाँ Cl2 और NaOH वाला भी हो जाएगा बिल्कुल। Cl2 प्लस NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl प्लस NaOCl बनता है प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है Cl2 प्लस NaOH की। Cl2 प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। अब आप देखें यहां Cl पे क्या आवेश है बताओ, यहां Cl पे क्या आवेश है, 0 है। NaCl में बताओ Cl पे क्या है, माइनस का 1। अब NaOCl का सोल्व करो, NaOCl में Cl पे सोल्व करो। Na पे कितना होता है +1, O पे कितना होता है -2। अब बताओ इस पे कितना लिखूं कि सारा 0 हो जाए, पूरे पे तो 0 है। अब इस Cl पे कितना लिखूं +1 तो 0 हो जाएगा। इस Cl पे प्लस का 1 है। अब आप सोच सकते हो यहाँ Cl पे 0 था, यहाँ Cl पे -1, यानी ऋणावेश बढ़ा तो अपचयन है। यहाँ Cl 0 था, यहाँ Cl +1 यानी धनावेश बढ़ा तो ऑक्सीकरण है। तो अपचयन भी Cl का हुआ है और ऑक्सीकरण भी Cl का हुआ है। अतः यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी एक असमानुपातन अभिक्रिया का प्रकार है। आगे बात समझ, क्लियर हो जाएगा, छांट दोगे, हो जाएगा सर। अब आती है बैलेंसिंग। अभी अपवाद नहीं कराए मैंने कोई भी, 3-4 अपवाद मैं आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा भी सही, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो 4-5 अपवाद हैं, डायरेक्ट याद करके जाइएगा, उसमें से सीधा क्वेश्चन उठ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सीधा क्वेश्चन उठ जाए उसमें से। अब आती है बैलेंसिंग, रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। इतने ही टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर देखो, और बहुत ही आसान यूनिट है। अब मैं रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन 1-2 समीकरण आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, और 2-4 करने के लिए भी दे दूंगा, आप करके भी देख लेना। ठीक है, फिर अपने कल टैली भी कर लेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन, तो इसमें 2 तरह के माध्यम आते हैं, एक तो अम्लीय माध्यम और एक क्षारीय माध्यम, और विधियां भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आपको एक तो होती है आवेश वाली विधि होती है, और आयन इलेक्ट्रॉन विधि बोलते हैं, और एक होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विधि चाहे कोई लगाओ, उत्तर तो सेम ही आएगा दोनों विधियों का। तो हम एक ही लाइन में बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, हम एक ही लाइन में रेडॉक्स अभिक्रिया बैलेंस करेंगे। हम विधियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक एक पेज भर जाता है लोगों का रेडॉक्स अभिक्रिया बैलेंस करने में, और कंक्लूजन रिजल्ट वही निकलता है जो हम निकालेंगे एक ही लाइन के अंदर। आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी कुछ। पहली बात रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन करते समय यह है कि H और O को आपने लास्ट में ही बैलेंस करना होता है। ठीक है, H और O को देखना ही नहीं होता शुरू में। तो H व O को छोड़कर बाकी तत्व संतुलित कर लेने हैं, ये आपका पहला स्टेप है। H और O लास्ट में बैलेंस होंगे, तो H और O को छोड़कर बाकी तत्व संतुलित कर लेने हैं। ये बातें नोट करते जाइएगा, 4 बातें आएंगी, 4 बातें आपने नोट कर ली तो रेडॉक्स अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो H और O को छोड़कर बाकी तत्व बैलेंस कर लेने। ठीक है, उसके बाद आपने रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में बांट लेना है। उसमें से एक ऑक्सीकरण होती है और एक अपचयन, वो भी समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले H और O को छोड़कर बाकी तत्व बैलेंस कर लेने हैं, फिर 2 अर्ध अभिक्रियाएं उसकी बना लेनी है। अब प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर उचित संख्या से गुना करते हुए, या सीधा ही सोच लो, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। सीधा इतना ही बहुत है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, संतुलित कर लेने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। उसके बाद O का संतुलन करना है। O का संतुलन
H2O से करना है और फिर H का संतुलन H प्लस से करना है। बस ये बैलेंस हो गई सारी बातें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, H और O को छोड़कर बाकी तत्व बैलेंस कर लेने, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, फिर O बैलेंस करना है, फिर H बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बाकी तत्व, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर O और फिर H। O किसकी सहायता से बैलेंस करना है, H2O की सहायता से, और H किसकी सहायता से बैलेंस करना है, H प्लस की सहायता से। यानी हमारा जो स्टेप बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, हमने H और O को छोड़कर बाकी तत्व बैलेंस करने हैं, H और O को छोड़कर। फिर क्या बैलेंस करने हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या बैलेंस करना है, O किसकी सहायता से, H2O की सहायता से। फिर क्या बैलेंस करना है, H किसकी सहायता से, H प्लस की सहायता से। ये आपका अम्लीय माध्यम में संतुलन बन जाएगा, और क्षारीय माध्यम का इसके साथ ही समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब आप देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, MnO4 माइनस प्लस Fe+2 इक्वल टू Mn+2 प्लस Fe+3। ये रिएक्शन आ गई मेरे पास। अम्लीय माध्यम में संतुलन कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्षारीय माध्यम 1 सेकंड में बता दूंगा आपको, कोई लंबी चौड़ी मार नहीं है उसमें। तो H और O को छोड़कर बाकी तत्व गिनो। इधर बताओ Mn कितने हैं, कितने Mn है बताओ, 1। इधर Mn कितने हैं, 1, बराबर है। इधर Fe कितने हैं, Fe 1। इधर Fe कितने हैं, 1। ये भी बराबर है। तो यानी आपका ये काम पहले आपने कर लिया। ठीक है, सबसे पहले बाकी तत्व देख लेने एक बार। तो पहला स्टेप हमने लगा दिया, बाकी तत्व हमने चेक कर लिए जो बराबर थे। अगर बराबर नहीं होते तो हम बराबर करते। जैसे एक एग्जांपल देखो, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Fe+3। ये आ गया। अब मैं बराबर करूंगा, देखो ये Cr कितने हैं, इधर 2 है ना, और इधर Cr कितने हैं, 1। तो ये 2 से गुणा कर दिया। समझ आ गई बात, 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि वो तत्व मेरे को बराबर करने थे। ठीक है, तो ये मैंने पहला स्टेप लगा दिया। बाकी तत्व बराबर कर लेना H और O को छोड़कर। H और O देखना ही नहीं आपने। ठीक है, Fe इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, Fe बराबर है। अब हमने 2 अभिक्रियाएं सोचनी है भाई। Mn तो Mn में ही बदलेगा ना, ये तो फाइनल ही है। ये तो हो नहीं सकता कि Mn से Fe बन जाए, समझ गए। और Fe से Fe, ये 2 अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर। देखो ऐसे ही Cr से Cr और Fe से Fe। समझ आई बात, लग गया पता। अब H और O को तो देखना ही नहीं। यहां Mn पे आवेश बताओ कितना है, x मान के सोल्व करो, Mn पे कितना आवेश है बताओ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको आवेश चाहिए होगा। यहां कितना आवेश है बताओ Mn पे, x मान के हल करो, +7 है, प्लस का 7 है। और यहां बताओ Mn पे कितना है, +2। तो इधर +7 है, इधर +2 है, कितने का परिवर्तन हो गया बताओ +7 से +2 बनने में। ये +7 था, ये +2 था, कितने का परिवर्तन हुआ बताओ, 5 का, है ना। सीधा प्लस माइनस सोचो ही मत, 5 का परिवर्तन हो गया। तो जितने का परिवर्तन हुआ है ना, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। जितने आवेश का परिवर्तन होता है उतने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो गए इस स्टेप में, 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहां दूसरे स्टेप में देखो, दूसरी अर्ध अभिक्रिया में देखो, यहां Fe पे क्या आवेश है, +2, और यहां Fe पे क्या आवेश है, +3। कितने का परिवर्तन आया बताओ, +2 से +3 होने में कितने का परिवर्तन आया, 1 का। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो गया। समझ आ गई बात। वो जितने का परिवर्तन आएगा उतने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो जाएंगे। तो ये आवेश चेक करके आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेने। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं।
अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ किसको किससे गुणा करूं कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, ये बताओ। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ गुणा करना है एक ऐसी संख्या, 1 को 5 से, तो वो पूरी अभिक्रिया को गुणा करोगे 5 5 5। इसका मतलब है कि एक अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था, तो मैंने वो 5 अभिक्रियाएं लिख दी, तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। समझ आ गई बात भाई? इस एक अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था, तो मैंने इसको 5 बार लिख दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे या नहीं होंगे? बताओ, हो जाएंगे ना। हर अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो मैंने ऐसी 5 अभिक्रियाएं लिख दी तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इसलिए मैंने 5 से गुणा कर दिया हर अभिक्रिया को, Fe वाली को। लग गया पता? हो गए इलेक्ट्रॉन बराबर। अब एक ऑक्सीकरण है, एक अपचयन है, तो यानी एक में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक ग्रहण कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। इसने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 5 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, तो वो 5 इसने ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। समझ आई बात? बराबर क्यों किए? क्योंकि जितने त्यागेगा उतने ही तो ग्रहण करेगा, लाएगा कहां से? नहीं तो, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकले, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, तो जो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन अपचयन में आकर ग्रहण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमने बराबर करके काम सेट कर दिया हमारा। लग गया पता? तो ये इलेक्ट्रॉन संतुलन हो गया। अब O संतुलित करना है किसकी सहायता से? H2O की सहायता से। अब बताओ इधर कितने O हैं? लेफ्ट साइड के O गिन लो, लेफ्ट साइड के O गिनो, कितने हैं लेफ्ट साइड में? सारे O गिन लो, लेफ्ट साइड में सारे O गिन लो, कितने हैं? 4 O हैं। अब राइट साइड में O गिनो, कितने हैं? 0। तो जिस साइड O कम है उस साइड उतने H2O लगा दो। तो क्या करूं बताओ? इस साइड 4 H2O लगा दिए, आगे 4 O या नहीं आए? बताओ, हो गए 4 O पूरे। तो O बैलेंस कर दिया H2O की सहायता से। अब H संतुलित करना है H प्लस की सहायता से। अब बताओ लेफ्ट साइड में कितने H हैं? एक भी नहीं है ही नहीं। अब इधर कितने H हैं? 8, क्योंकि 4 जल के अणु लिए तो 8 H हो गए। तो इस साइड आप 8 H प्लस लगा दो, ये लो, ये बराबर हो गई अभिक्रिया, ये संतुलित हो गई। इतनी देर का ही काम है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एक बारी में बैलेंस कर दिया करोगे। अब देखो, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, दोनों साइड आवेश चेक कर लो। ये प्लस का 8, ये माइनस का 1, ये प्लस का 10, तो प्लस का 8 प्लस का 10 माइनस का 1, रिजल्ट निकालोगे तो प्लस 17। सही है? प्लस का 8 और प्लस का 10 प्लस 18 माइनस 1 प्लस का 17। लेफ्ट साइड प्लस का 17 है, राइट साइड भी प्लस का 17 ही आएगा। देखो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 5, तो ये 15, और जल पे कोई आवेश है नहीं, तो 15 और 2 17। तो लेफ्ट राइट साइड आवेश बराबर है, तो इसका मतलब आपकी अभिक्रिया बैलेंस है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन यूं आता है, देखो वो आपको यहां x लगा के दे सकता है इस जगह, ठीक है? यहां x लगा के दे देगा और कहेगा अभिक्रिया संतुलन करने के बाद x का मान होगा। तो हम जब अभिक्रिया बैलेंस करेंगे तो यहां क्या लगा था? 5 लगा था। समझ आई बात? तो x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। लग गया पता? और यह यहां x लगा देता है इस जगह। तो ये ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में ये इंपॉर्टेंट है, अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस हमेशा Mn+2 में ही बदलता है। तो यहाँ x लगा देता है और कह देता है x का मान कितना है? तो x का मान यहाँ कितना होता है? +2 होता है। अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस हमेशा Mn+2 में ही बदलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस अभिक्रिया का। तीसरा क्वेश्चन, अभिक्रिया संतुलन करने के बाद इस अभिक्रिया में कितने H+ आयन प्रयुक्त होंगे? तो 8 मोल H+ आयन प्रयुक्त हुए थे। सही है? किया था ना बैलेंस। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अभिक्रिया बैलेंस होने के बाद इस अभिक्रिया में जल के कितने मोल बनेंगे? तो जल के कितने मोल बने थे? 4 मोल बने थे।
आगे बात समझ। तो ये क्वेश्चन निकलते हैं यहां से, हो जाएगा, कर दोगे सेट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। अब अगले पे चलो, अगली रिएक्शन। सबसे पहले तो यहां 2 क्यों लगाया, ये वाला, ये 2 क्यों लगाया सी आर के साथ, क्योंकि इधर सी आर 2 थे, तो एच और ओ को छोड़कर बाकी तत्व बैलेंस कर लिए, है ना। अब यहां बताओ सी आर पे क्या आवेश है, सी आर पे एक्स मान के हल करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं, तो एक्स मान के हल करो इसको। +6, एक पे +6 आएगा, है ना, दो पे +12 आएगा, एक पे +6, दूसरे पे भी +6, दोनों का लिखना है। लिखना यूं ही है, +6 हैबिट ऐसे ही डालो, ताकि हम लोग ऑक्सीकरण का निकालें तब भी सही हो हमारा, है ना, +6। अब यहां सी आर पे कितना है बताओ, +3, एक पे +3 है और 2 सी आर है, तो दोनों का लिखो +3। अब कुल देख लो, ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 6 है, कितने का परिवर्तन हुआ बताओ, 6 का परिवर्तन हुआ, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब यहां Fe पे प्लस का 2 है, यहां Fe पे प्लस का 3 है, तो +2 से +3 कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो गया। अब बताओ किसको किससे गुणा करें कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। आवेश का तो काम इतना ही था, अब किसको किससे गुणा करें कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन वाले को 6 से गुणा कर दे, तो ये मैंने 6 से गुणा कर दिया, समझ गए, ये 6 से गुणा कर दिया, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए कि नहीं, आगे समझ। अब ओ बराबर कर लो, इधर ओ कितने हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 7 ओ हैं, तो इधर 7 H2O लगा दो। अब इधर राइट साइड में H कितने हो गए, ये 14 H हो गए, तो इधर 14 H प्लस लगाओ, ये लो, ये बैलेंस हो गई, 1 मिनट का काम है, ये संतुलन हो गया इसका। Cr2O7-2 प्लस Sn+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Sn+4, ये अंतिम रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपने करके देख लेनी है, मैं 2-3 दे दूंगा आपको करने के लिए। तो यहाँ Cr कितने हैं, 2, यहाँ Cr कितना है, 1, तो ये 2 कर दिया, ठीक है, ये 2 कर दिया, Cr बराबर हो गए। अब यहाँ Cr पे आवेश निकालोगे +6, यहाँ निकालोगे +3, तो ये प्लस का 12, ये प्लस का 6, ये प्लस का 12, ये प्लस का 6, कितने का परिवर्तन आया, 6 का, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ये +2 और ये प्लस कितना 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बताओ, +2 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करो, बताओ किसको किससे गुणा करो कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, करो गुणा, किसको किससे गुणा करूं कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, 2 को 3 से, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, 2 को 3 से नहीं, तो कई क्या करते हैं 6 को 2 से और 2 को 6 से, ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाएगा, वो सारे मोल डबल हो जाएंगे आपके उत्तर के। भाई इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को 3 से गुणा कर लो, नहीं क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये विशेष सावधानी रखना, ठीक है ना। अगर आपने गुणा इधर वाला 2 से और उधर वाले को 6 से कर दिया, तो उत्तर डबल हो जाएगा आपका, फिर वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आप चेक कर ले, बस कुछ भी नहीं है, अब आप आराम से देख सकते हैं, इधर 7 हैं तो इधर 7 H2O, इधर 14 H हो गए, तो इधर 14 H प्लस, ये लो। अब आप प्लस माइनस भी चेक कर सकते हैं, ये प्लस का 14, ये प्लस का 6, ये माइनस का 2, तो 14, 6, 20 माइनस 2 यानी प्लस का 18। अब इधर देख लो, प्लस का 6 और प्लस का 12, 12 और 6 प्लस का 18 बराबर, सही है, आ गया समझ। अब कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप करके देख लेना, जैसे MnO4 माइनस प्लस Cl माइनस, यस NO2 माइनस कर लो, NO2 माइनस इक्वल टू Mn+2 प्लस NO3 माइनस। अब O का आवेश नहीं देखना, O तो मैंने आपको कहा देखना ही नहीं है ना,
यहाँ एम एन का आवेश देखोगे, यहाँ एम एन का आवेश देखोगे, यहाँ किसका आवेश देखोगे बताओ? एन का, एन का ओनली, ठीक है ना। ओ का आवेश तो आप एन का देखोगे सिर्फ एक्स मान के, ठीक है। जैसे यहाँ एम एन का देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ एम एन का देख रहे हैं ना, तो इसमें एन का देखा जाएगा आवेश, ठीक है। समझ आ गई बात? मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया, बाई चांस ऐसा एग्जाम्पल पेपर में आ जाए तो अपने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, Cr2O7 -2 प्लस Cl माइनस इक्वल टू Cr+3 प्लस Cl2। एक और कर दो, MnO4 माइनस प्लस H2O2, ये तो अलग हो जाएगा। H2O2 तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अपने H2O2 का ही कर देते हैं। H2O2 प्लस Fe+2, अब H2O2 से भी बनेगा नहीं है ना, O-2 चाहिए होगा, तो MnO4 माइनस वाला उठाओ। H2O2 वाला आपको एग्जाम्पल कल समझाऊंगा। एक MnO4 माइनस प्लस N2, या अपने करें N-3 NH3, MnO4 माइनस प्लस NH3 इक्वल टू Mn+2 NH3 है ये, Mn+2 प्लस N2। सारे एग्जाम्पल हट के दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोच के इसको सोल्व करोगे। तीनों एग्जाम्पल थोड़े हटके हैं। जैसे यहाँ n का आवेश निकालने का तरीका दे दिया, यहाँ Cl1 है, इधर 2 है, यहाँ इधर N1 है, इधर 2 है, ठीक है ना। तो वो आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है, हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल करके देख ला, फिर H2O2 वाला भी एक एग्जाम्पल दूंगा आपको कि उसमें कैसे पूछता है ना, तो वो भी क्लियर कर देंगे अपने। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया काम? मेन बातें आपकी कंप्लीट होगी। एसिडिक मीडियम में आप ये चेक करके देख लेना, इनको कल टैली कर लेंगे अपने। फिर आपको बेसिक मीडियम बता दूंगा, 2 ही मिनट का काम है बेसिक का, तो बेसिक 2 ही मिनट में कवर कर दूंगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एक्सेप्शन करके कल इस यूनिट को पूरा करके नई यूनिट साथ में स्टार्ट कर देंगे, पैरेलल में अगली यूनिट उठा लेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।